नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कानून लेकर आई है। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक दंगे के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये देश का सबसे सख्त कानून है, जिसे मंजूरी दे दी गई। देखिए, हमने बहुत सोच विचार के पहले हम नकल का कानून लेकर आए, नकल अध्यादेश लेकर आए। उसमें हमने बड़ा अध्ययन किया था। उसी प्रकार से पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई हैं और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर, उपद्रव करने वालों पर कानून में कठोर कार्रवाई हो, उनके लिए कोई रास्ता न बचे, इसलिए हमने ये कानून लाए हैं, जिसमें हमने कठोर सजा का प्रावधान है, उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, उनसे पूरी वसूली का अधिकार है और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा प्रथम दृष्टया 8 लाख तक का जो है उसके ऊपर सीधे जुर्माना किया जाएगा, सीधे उनसे वसूली की जाएगी। अन्य जो चीज़ें हैं वो जो प्राधिकरण उसमें निर्धारित करेंगे, उसका आकलन करेंगे, उसके आधार पर उनसे वसूली की जाएगी, जिससे कि इसके पीछे हेतु है कि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं न हों। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स का उन्होंने उद्घाटन किया। तो स्टेडियम का निरीक्षण भी करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। क्रिकेट की तो निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे, इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। धामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का, स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। वर्तमान में भी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। हाँ, ऑल वेदर स्विमिंग पूल का प्रस्ताव जो है वो आया हुआ है और हम लोग स्विमिंग में विंटर के समय पानी गर्म हो सके, इस प्रकार की सुविधा या नई टेक्नोलॉजी के साथ में जैसा टेम्परेचर चाहिए उसके अनुसार एडजस्ट करने वाला जो टेक्निक है, उसको लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन में आया हुआ है। हम लोग जल्द से जल्द उसमें बजट आवंटन करेंगे और बजट आवंटन करते हुए शासनादेश निर्गत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले हम इसको कर सकते हैं। सहसपुर विधानसभा की सिसंबाड़ा ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़े का बड़ा ढेर होने की वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडेर ने देहरादून के नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर नगर आयुक्त गौरव कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सहदेव सिंह पुंडेर ने नगर आयुक्त से बात कर सिसंबाड़ा की ट्रेचिंग ग्राउंड की वहां से शिफ्ट करने का आह्वान किया। इस बीच सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडेर ने कहा कि नगर आयुक्त ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस पर कार्रवाई चल रही है और इसके लिए फॉरेस्ट लैंड देखी गई है जहां पर ट्रेनिंग ग्राउंड को शिफ्ट किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त का कहना है कि कूड़ा उठान के लिए किसी कंपनी से टेंडर की बात चल रही है, तो जल्द ही कूड़े से निजात मिल पाएगी। नगर आयुक्त जी से मिलकर जो सिसंबाड़ा जो हमारा ट्रेचिंग ग्राउंड है उसको शिफ्ट करने के लिए मैंने वार्ता की है।
और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो फाइल जो है चल रही है। अभी उन्होंने किसी को फोन भी किया है कि वो पत्रावली प्रस्तुत करें। फॉरेस्ट लैंड देखी गई है जिसमें वो वहाँ से शिफ्टिंग की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई चल रही है, और उन्हें ये आश्वासन दिया है कि जब तक वो वहाँ से शिफ्ट नहीं होता, अभी एक कूड़ा उठान के लिए कोई कंपनी को टेंडर की बात चल रही है कि वहाँ से वो सारा कूड़ा जो है वो वहाँ से हटाया जाएगा। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम साहब से भी वार्ता, क्योंकि आज की डेट में डीएम साहब प्रशासक हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो कूड़ा उठान की प्रक्रिया भी शुरू होगी जैसा आश्वासन दिया है। और लैंड के लिए भी, फॉरेस्ट की जो लैंड देखी है उसके लिए भी आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शीशमबाड़ा के बारे में ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो वेस्ट पुरानी हमारी डैम की कंपनी द्वारा इकट्ठा किया गया था, उनके द्वारा निस्तारण न होने के कारण वो लीगेसी वेस्ट था, उसका IIT रुड़की के द्वारा क्वांटाइजेशन कराया गया था, कैरेक्टराइजेशन भी कराया गया था। उसके उपरांत उसकी DPR तैयार की गई है और DPR पर जैसे ही अप्रूवल प्राप्त हो जाता है वहाँ से कूड़े के निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अनुमानित अवधि हमारी लगभग 1.5 साल की रहेगी। बेमताल में आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बेमताल पहुंची लोकसभा प्रभारी और विधायक ने बेमताल विधानसभा के कार्यकर्ता और बीजेपी के वरिष्ठ लोगों के साथ बैंक्वेट हॉल में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी द्वारा इस लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी अजय भट्ट को बनाया गया है। इसके बाद बीजेपी द्वारा इस सीट को जीतने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी समर में आ रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ कामकाजी बैठक करने जा रहे हैं। और आज यहाँ पर भीमताल की है, फिर शाम को भीमताल की है। इसी प्रकार से सभी जो 14 विधानसभा हमारे हैं, सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी। और चुनाव का जो शंखनाद हुआ है, उस कार्यक्रम में हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे के लिए एक तैयार भी करेंगे। और निश्चित जो भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आगे भी हम अच्छे बहुमत से इस लोकसभा को जीतेंगे, ऐसा प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेला 2024 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में हुई। पूर्णागिरि मेला 26 मार्च से 15 जून तक कुल 82 दिनों तक आयोजित होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद चंपावत की पहचान है मां पूर्णागिरि मेला, जिसे गत वर्षों की अपेक्षा और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। गत वर्ष में जो कमियां रही हैं, इस वर्ष उसमें सुधार किया जाएगा। जैसा कि पहले तय हुआ था कि 26 मार्च से लेकर 15 जून के मध्य में इस वर्ष जो है श्री पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाएगा, तो उसी की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की गई थी। और ये देखा कि सब इसमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष जिला पंचायत द्वारा की जानी है, तो जिला पंचायत ने जितने भी टेंडर्स आदि की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई है। समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव विभागीय डिपार्टमेंट से आए थे, विशेषकर अग्निशमन को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, पेयजल को लेके, तो वो छुटमुट कार्यों के लिए जो संबंधित कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बारी जो मेला होगा वो पहले से जो होगा और व्यवस्थित होगा और ऑर्गेनाइज रूप से होगा। सर, मेले की अवधि कितनी रखी है? ये जैसे पहले निर्धारित हुआ था कि 26 मार्च से 15 जून तक रखी गई है, फिर 15 जून के बाद हमें निर्णय लेंगे कि इसमें कोई एक्सटेंशन करने की आवश्यकता है या नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी विपक्ष के विधायकों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं अब उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्र चलाने में सरकार का भरपूर सहयोग किया और सभी जगह प्रतिभाग भी किया, लेकिन बजट सत्र के दौरान जब सामान्य चर्चा हो रही थी तब ये सूचना आई कि एक गरीब लड़की की हत्या हो गई।
तब यशपाल आर्य के साथ विपक्ष के विधायक घटनास्थल पर पहुंचकर और लड़की के माता पिता से मुलाकात करने के लिए गए। और जब हम लोग वापस सदन में लौटते हैं तो हमारे जो विधायक जिनको चर्चा में भाग लेना था उसके नाम नहीं लिए गए। तब हमने सरकार से अनुरोध किया कि इन्हें भी सामान्य बजट में बोलने दिया जाए। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने सत्र चलाने पर सरकार का पूरा सहयोग किया और सब जगह प्रतिभाग भी किया। बजट सत्र के दौरान जब सामान्य चर्चा हो रही थी, उसी बीच एक सूचना आती है कि यहाँ एक गरीब लड़की का जो है हत्या कर दी गई है। तो हम सब लोग वहाँ बताकर उसको बोलकर हाउस में, आदरणीय यशपाल आर्य जी ने हाउस में उसका बोला, हम सारे लोग यहाँ आ गए उस घटनास्थल पर। फिर उनके माँ बाप से मिलने थाने गए, पुलिस पे कार्रवाई के लिए गई। तो उस बीच जब हम वहाँ वापस लौटते हैं तो हमारे जो विधायक जिनको चर्चा में भाग लेना था उनके नाम ले लिए गए। तो हमने कहा जी आप चर्चा में, हमने सरकार से अनुरोध किया कि आप इनको सामान्य बजट में बोलने दीजिए। तो उस पर हम जो है कि हमने विरोध किया कि भाई हमारा अधिकार है, इसे बोलने देना चाहिए और घटना बहुत सेंसिटिव थी इसलिए हम आए थे। तो नहीं बोलने दिया। तो उसके बावजूद जो है वो प्रस्ताव लिया है कि आज का सत्र भी खत्म कर दिया। ये मुझे लगता है उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है कि जब नेता सदन ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी नहीं रखा और जो है बजट पर भी अपनी बात नहीं रखी। तो ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए इतना बड़ा जो है स्टेप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। ये मुझे लगता है कि जनहित के मामलों से इनका कोई सरोकार नहीं है और ये बहुत ही अब अजीब सी स्थिति है कि सरकार जो है एक दिन आदरणीय नेता सदन का इंतजार नहीं कर पाई, बस आनन फानन में कटौती का बजट प्रस्ताव लाकर जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के टेढ़ा घाट बड़ी अंजनिया के ग्रामीणों ने डॉक्टर उत्तम कुमार के नेतृत्व में दर्जनों आक्रोशित ग्रामीणों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग की मरम्मत की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग खटीमा के अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों, सड़क के किनारे व्यवसायियों और व्यापारियों तथा स्कूली बच्चों को भी सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों और धूल मिट्टी की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क पर बने गड्ढों तथा टूटी फूटी सड़कों की अविलंब मरम्मत कराने की मांग की ताकि आए दिन दुर्घटनाएं ना हो और आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज हमने PWD ऑफिस में एई साहब को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमारी मांग थी खटीमा टू पीलीभीत रोड जो बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। बीच बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं जिसमें आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही है ग्रामवासियों को, आने जाने वालों को, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने उनसे एक मांग रखी कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने का कष्ट करें और अगर निश्चितकालीन धरना देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में पुलिस ने अभी से क्षेत्रवासियों को सुरक्षा का संदेश देना शुरू कर दिया है। जनपद टिहरी के चंबा क्षेत्र में आज हनुमान चौक, साई चौक और कोटी चौक पर अर्धसैनिक बल और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। एडिशनल एसपी JR जोशी ने अर्धसैनिक बल और आईटीबीपी के जवानों को ड्यूटी पर तैनात होने के बाद कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल एसपी ने JR जोशी ने बताया कि मुख्य रूप से जवानों को अपने ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। यदि क्षेत्र में कोई भी असामाजिक और शरारती तत्व क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत ऊंची महुवट गांव में दर्जनों लाभार्थियों से संपर्क किया। इस दौरान सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं बीजेपी नगर मंडल महामंत्री मनोज बाधवा ने बताया कि नगर मंडल के सभी बूथों पर 100% लाभार्थी
संपर्क अभियान संपन्न हो चुका है। प्रत्येक बूथ पर अलग अलग बूथ प्रवासियों द्वारा लाभार्थी संपर्क अभियान में लाभार्थियों से संपर्क करके अभियान को सफल बनाया गया है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 1 तारीख से 5 तारीख तक सब अपने अपने बूथों पे लाभार्थी संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर के हम लोग उनके मोदी जी सरकार द्वारा जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं, लाभार्थियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है और उनको जानकारी दी जा रही है कि भविष्य में उनको और क्या क्या सुविधाएं माननीय मोदी सरकार द्वारा दी जा सकती हैं। इसी के तहत ये संपर्क अभियान आज लगातार 5वें दिन जारी है और हम घर घर जा कर के हमारे भाजपा के कार्यकर्ता अपने इस लाभार्थी संपर्क अभियान। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से जनपद पौड़ी पुलिस कोटद्वार में 1 करोड़ 6 लाख की धनराशि से शहर के अलग अलग हिस्सों में हाई क्वालिटी की सीसीटीवी लगाने जा रही है। एसएसपी श्वेता चौबे और विधानसभा अध्यक्ष रीतू भूषण खंडूरी ने सीसीटीवी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रीतू भूषण खंडूरी ने कहा कि शहर में लगने वाले सीसीटीवी कैमरों से कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अथॉरिटी के नज़रिए से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो कोटद्वार के लिए ये एक एक्सीलेंट आज ये कार्य हुआ है। इनका जो कंट्रोल रूम है इट इज़ बहुत सुंदर है, हाईटेक है और वहीं बैठकर हम पूरे कोटद्वार में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम देख सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ट्रैफिक को रेगुलराइज करने के लिए आज ये कोटद्वार में ज़बरदस्त। मुनिकरेती थाने का आज पुलिस कप्तान नवनीत सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कप्तान ने कई व्यवस्थाओं को भी देखा। व्यवस्थाएं बेहतर मिलने पर पुलिस कप्तान ने पूरी पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए हौसला अफजाई की। मौके पर इंस्पेक्टर रितेश शाह उनकी पूरी टीम के साथ पुलिस कप्तान ने बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के बारे में चर्चा की गई और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। अपने उत्तराखंड के खबरों के सफर में बस इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।